Momentum of inertia as an analogous quantity of mass। ठीक है, ये हमारा 7वां वीडियो है। ठीक है, 7th वीडियो रोटेशनल डायनामिक का। और मैं आपको कहूँगा कि कोई भी वीडियो देखने से पहले, लेटेस्ट वीडियो देखने से पहले प्रीवियस वीडियो देखना ज़रूरी है, ताकि उसका बेसिक ध्यान में रहे और आगे चल के उसके ऊपर के प्रॉब्लम जो होते हैं, न्यू टॉपिक जो होते हैं, वो अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। इसलिए प्रीवियस टॉपिक अच्छे से कीजिए। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नाउ तो हम देखते हैं आज का टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और कहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ मास। अब यहाँ पे मास बोले तो क्या, मास बोले तो यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को निकालना है, जो रोटेट करती हो। ठीक है, जैसे कि हमने इसके पहले पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि पहले वाले वीडियो में क्या था कि कोई भी, जैसे हमने देखा था कि वहां पे एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, ठीक है, ये हो। तो इन सभी को हमने क्या किया था, कुछ काइनामेटिकल इक्वेशन का यूज करके उसको हमने रिप्लेस किया था। ठीक है, काइनामेटिक इक्वेशन का यूटिलाइज करके हमने क्या किया था, काइनामेटिक इक्वेशन का यूटिलाइज करके इसको रिप्लेस किया था हमने, किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, एंगुलर वेलोसिटी अलग चीज है, एंगुलर एक्सेलरेशन अलग चीज है। और इनके अलावा जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से शो करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से शो करेंगे। ठीक है, तो हमने कुछ काइनेमेटिक का इक्वेशन का यूटिलाइज करके क्या किया था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट किया था। उसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी को हमने इसको यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया था, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, वेलोसिटी में। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं और वेलोसिटी को वी से शो करते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ काइनेमेटिक इक्वेशन का यूटिलाइज करके एंगुलर वेलोसिटी को वेलोसिटी में कन्वर्ट किया था। और एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको लीनियर एक्सेलरेशन को हमने एक्सेलरेशन ए में कन्वर्ट किया था, एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने कन्वर्ट किया था लीनियर एक्सेलरेशन में। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से शो किया जाता है और यहाँ पे इस एक्सेलरेशन को ए से शो किया जाता है। ये तीनों के तीनों जो हमने यहाँ पे देखे, इसको हमने काइनेमेटिक इक्वेशन का यूटिलाइज करके रिप्लेस किया था। ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। अब यहाँ पे अगर देखते हैं कि टॉर्क, ठीक है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क के बारे में देखते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। टॉर्क जो है, ठीक है, ये फोर्स का ही दूसरा नाम है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ फोर्स टू रोटेट द बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे टॉर्क अगर देखते हैं तो टॉर्क को हम फोर्स में देखेंगे। ठीक, यानी फोर्स जो है, फोर्स इज द एनालॉगस ऑफ टॉर्क। ठीक है, या फिर टॉर्क इज द एनालॉगस ऑफ फोर्स, ऐसा भी कह सकते हैं। फोर्स इज सॉरी टॉर्क इज एनालॉगस ऑफ फोर्स। टॉर्क is analogous of force। ठीक है, टॉर्क इज एनालॉगस ऑफ फोर्स। नाउ अब यहां पे देखेंगे कि कॉमन चीजें क्या होती है। ठीक है, हम कॉमन चीजों के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, अगर आपको पता होगा लीनियर मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का एक्सप्रेशन दैट इज p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फोर्स का इक्वेशन हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके बाद हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी अगर देखते हैं, इसको यू से भी शो कर सकते हैं अपन। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें तुमको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कॉमन टर्म क्या है, इसमें मास कॉमन टर्म है। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, मास कॉमन टर्म है। तो यहाँ पे भी अपने को क्या करना पड़ेगा, रोटेशनल एनालॉगस में ये जो कॉमन कौन है, यहाँ पे कॉमन कौन है, कॉमन यहाँ पे मास है, ठीक है। अब ये मास को भी क्या करना पड़ेगा, रोटेशनल एनालॉगस में, रोटेशनल एनालॉगस में, रोटेशनल एनालॉगस में क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। मास को अपने को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा रोटेशनल एनालॉगस में। अब यहाँ पे इसको अगर अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है, कि भाई क्यों इसको रिप्लेस करना है, ये रोटेशनल एनालॉगस क्या है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हम ये क्यों चेंज कर रहे हैं, ये मास को क्यों रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे हमने बाकी इसमें इक्वेशन में देखा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट किया था, एंगुलर वेलोसिटी को वेलोसिटी में कन्वर्ट किया था, एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने एक्सेलरेशन में कन्वर्ट किया था। तो वहाँ पे यहाँ पे मास एम जो है उसको रिप्लेस क्यों करना पड़ रहा है एनालॉगस में, रोटेशनल एनालॉगस में, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर हम देखते हैं किसी डोर को ओपन करना है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, आप ध्यान में रखिए, या फिर मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। किसी डोर को ओपन करना है, मान लीजिए ये डोर है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है, मान लीजिए कि यहाँ से ये फीट है, ठीक है, ये फीट है, ये डोर है, ठीक है, ये डोर है। अब इस डोर को ओपन करना है तो हम इस इधर साइड में ओपन करेंगे इसको, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, इधर साइड में ओपन करेंगे। तो ये डोर जब खुलेगा तो ये डोर किस तरीके से दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जब ओपन होगा तो इस तरीके से, मतलब जब ये खुला, ये इस तरीके से खुला, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सिस से खुलेगा और यहाँ पे ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा थीटा, बराबर है। तो इसको खोलते समय आपको क्या करना पड़ा, इसको खोलते समय आपको क्या करना पड़ा, इसको ओपन करते समय आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ा उसके मास के ऊपर, ठीक है, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ा उसके मास के ऊपर। मान लीजिए यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ा, ठीक है, वो डोर के मास के ऊपर आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ा। लेकिन एक बात ध्यान में रखा, सिर्फ फोर्स अप्लाई करने से कुछ नहीं होने वाला, वो फोर्स आपको परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा। जो फोर्स आप लगाने वाले हो उसके मास के ऊपर, वो फोर्स परपेंडिकुलर रहना चाहिए। वो फोर्स कैसे रहना चाहिए, परपेंडिकुलर रहना चाहिए, इस तरीके से रहना चाहिए। जब कोई भी फोर्स किसी मास के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तब जाके उसको अपन अच्छी तरीके से होल्ड कर सकते हैं। तो इसको अपने को ओपन करना था तो इसको ओपन किया। अब दूसरी चीज ये भी डिपेंड करता है कि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो इस एक्सिस से, वो इस एक्सिस से कितने दूरी पे आप लगा रहे हो, ठीक है। अप्लाइड फोर्स या फिर अप्लाइड एफर्ट ऑन द डोर फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ एक्सिस, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ एक्सिस, आप जो एफर्ट अप्लाई कर रहे हो वो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे अप्लाई कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे डोर के नजदीक पास, एक्सिस के नजदीक पास फोर्स अप्लाई करोगे, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे तो डोर ओपन करने में बड़ी तकलीफ जाएंगी, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो आपको ओपन करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि आप जो एफर्ट लगा रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे लगा रहे हो। और दूसरी चीज क्या बताई थी मैंने, कि जो मास के ऊपर फोर्स लगा रहे हो परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे और ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो यहाँ पे तुमने फोर्स लगाया, ठीक है, अब यहाँ पे तुमने फोर्स लगाया तो इस एक्सिस से इस फोर्स का डिस्टेंस क्या रहेगा, मान लीजिए आर रहेगा। जहां पे तुमने फोर्स लगाया वहां से एक्सिस से लेकर उस फोर्स तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, आर। और इस मास के ऊपर आपने फोर्स लगाया था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे मास है यहाँ पे, ऐसे तो बहुत सारे मास है, यानी आपने क्या किया, ऐसे बहुत सारे मास के ऊपर आपने क्या किया, मासेस बोले तो अलग अलग पार्टिकल की, क्योंकि ये डोर जो बना हुआ है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है और अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग मास होता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से शो करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो सभी मासेस का और उसके डिस्टेंस का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जैसे कि देखेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द समेशन ऑफ डिस्टेंस, all the summation of all the distance of mass, where of distance of mass
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ मास, ऑल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ मास, ये होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है ये? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ना अब हम देखते हैं कि इसका किस तरीके से एक्सप्लेनेशन करें। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि अगर कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में से मैं क्या कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एक्सिस को मैंने क्या कर दिया, इस बॉडी में से पास करवा दिया। ठीक है, अभी जो बॉडी बनी हुई है ये नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है, बहुत ही सारे पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, अब अलग अलग पार्टिकल यहाँ पे ले लेते हैं, बहुत ज्यादा पार्टिकल तो नहीं लेंगे, कुछ पार्टिकल दिखा देते हैं। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल से बने हुए हैं तो सब पार्टिकल का अपना अपना मास होता है। मान लीजिए इस पार्टिकल का मास है m1, ठीक है, इस पार्टिकल का मास है m2, इस पार्टिकल का मास है m3, इस पार्टिकल का मास है m4, बराबर है। इस पार्टिकल का मास है mn, ये लास्ट पार्टिकल मान लेते हैं, इसका मास है mn, और हर एक पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पे। ठीक है, हर एक पार्टिकल क्या है, अलग अलग डिस्टेंस पे। मान लो ये पहला पार्टिकल इस एक्सिस से r1 डिस्टेंस पे है, ये दूसरा पार्टिकल जो है वो इस एक्सिस से r2 डिस्टेंस पे है, ये तीसरा पार्टिकल r3 डिस्टेंस पे है, ये चौथा पार्टिकल r4 डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो पार्टिकल है rn डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब अलग अलग डिस्टेंस पे है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जब ये बॉडी रोटेट करेंगी इस तरीके से गोल 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 घूमेंगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस mn सॉरी प्लस डैश प्लस mn rn स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा समेशन, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, समेशन ऑफ m i r i स्क्वायर। ठीक है, ये i क्या है 1 2 3 4। ठीक है, i को हम क्या लिख सकते हैं, वेयर i इक्वल टू 1 2 3 डैश n तक। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो इनका सबका सम जो होता है, हर एक पार्टिकल का मास और उसका डिस्टेंस, इन सबका सम जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द मासेस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द मासेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द मासेस एंड डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस तरीके से होगा ना। ये तो हो गया सिंपल तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझाना था। ठीक है, हमने एक डोर का एग्जांपल लिया था। अब डोर का, मान लीजिए डोर है तो डोर के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ डोर है तो सबका मास भी अलग अलग रहेगा। आप जो फोर्स लगा रहे हो उसको रोटेट करने के लिए, ठीक है, वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर रहना चाहिए। और जहाँ पे फोर्स लगा रहे हो एक्सिस से कितने दूरी पे लगा रहे हो, जो फोर्स आप लगा रहे हो डोर के ऊपर उसके जो एक्सिस है जहाँ पे वो अटैच है वहां से वो कितनी दूरी पे आप फोर्स लगा रहे हो, इतना वो डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ अब देखते हैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो मोशन होता है, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी लगेंगी, वो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एक तो बात समझ में आ गई कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का जो होता है वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल मासेस के ऊपर। ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है इंडिविजुअल पार्टिकल के मास के ऊपर डिपेंड करता है और उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। इंडिविजुअल मास के ऊपर डिपेंड करता है पहला, इंडिविजुअल मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके अलावा उसके डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, उसके डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो मास के डिस्टेंस होते हैं उस डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास या फिर डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा।
ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, हमने डोर वाला एग्जाम्पल लिया था। हम क्यों जो प्रीवियस वाले हमने इक्वेशंस देखे थे उसको क्यों रिप्लेस करना है, मास को क्यों रिप्लेस करना है, ये सारी चीज़ें अपने को देखना है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसके ऊपर इसको अच्छे से समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक काइनेटिक एनर्जी जो अप्लाई होती है रोटेटिंग बॉडी के ऊपर, उसका एक्सप्रेशन अपने को निकालना। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस तरीके से करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक रोटेटिंग बॉडी है। ठीक है, कोई भी एक रिजिड बॉडी, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी, कि आप जो आप फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता है, ऐसे बॉडी को अपन रिजिड बॉडी कहेंगे। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक रिजिड बॉडी कंसिडर करनी है। ठीक है, ये कोई रिजिड बॉडी है। अब ये रिजिड बॉडी में से कोई एक्सिस, एक पर्टिकुलर एक्सिस इसमें से पास हो रहा है। ठीक है, ये एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, ये बॉडी इस तरीके से रोटेट करेंगी। ठीक है, ये जो बॉडी है रिजिड बॉडी, ये नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, इसको जेड डैश ऐसा नाम भी दे सकते हैं आप इस एक्सिस को। ठीक है, और ये इसका यहाँ से ये एंटर कर चुकी है उस बॉडी के अंदर। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो बॉडी है रिजिड बॉडी, ये नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है, नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक पार्टिकल हो गया। मान लीजिए मैं पूरे पार्टिकल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको फाइनाइट पार्टिकल वाला ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको एक्चुअल में फाइंड आउट करना है, बहुत ही क्लियरली एब्सोल्युटली वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको ऐसा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जिसका फाइनाइट पार्टिकल हो। लेकिन प्रैक्टिस करते समय ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है, जो भी चीज़ बनती है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल से बनती है, इनफाइनाइट पार्टिकल से बनती है, बराबर है। बहुत सारे पार्टिकल वहाँ पे होते हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना इतना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा अलग तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल है, लेकिन हम कुछ ही पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल तो है। मान लीजिए एक पार्टिकल, ये कुछ दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा। ठीक है, ये एक पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, या फिर पार्टिकल्स, मास ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके मास जो होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए है, ये है m1। ठीक है, ये है m2, ये m3। ठीक है, ये m4 और ये लास्ट है mn। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग पार्टिकल का मास यहाँ पे हमने दिखा दिया। अब ये अलग अलग पार्टिकल का जो मास है, ये एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पे है। मान लीजिए r1 इतने डिस्टेंस पे है, ये जो है ये r2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये जो है एक्सिस से r3 डिस्टेंस पे है, ये r4 डिस्टेंस पे है, और ये rn डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये पार्टिकल जो, ये जो बॉडी है, ये बॉडी जब घूमेंगी, रोटेट करेंगी, तो यहाँ पे इसके ऊपर होंगी एंगुलर वेलोसिटी। यानी बॉडी जब रोटेट करती है तो एंगुलर वेलोसिटी उसके ऊपर अप्लाई होती है, इसलिए वो रोटेट करती है। लेकिन इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, क्या उसके पार्टिकल के ऊपर भी एंगुलर वेलोसिटी अप्लाई होंगी क्या? नहीं, ये पार्टिकल जो है लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा। ये पार्टिकल क्या करेगा, लीनियर मोशन, जैसे v1, v2, ये v3। ठीक है, और ये vn। तो ये जो है, ये पार्टिकल जो है, ये क्या करेगा, यहाँ पे v1 नहीं v2 होना चाहिए था, सॉरी, v2, और यहाँ पे v3 और यहाँ पे v4 होना चाहिए, v3 v4, और यहाँ पे होना चाहिए था v1। ठीक है, इस तरीके से जब घूमता है तो ये रहेगा v1 ना। तो क्या हो रहा है, बॉडी के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी अप्लाई हो रही है, लेकिन उसके पार्टिकल के ऊपर क्या हो रहा है, उसके पार्टिकल के ऊपर जो हो रहा है वो लीनियर वेलोसिटी अप्लाई होती है। ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखो ना, कोई भी बॉडी को अगर आप रोटेट करते हो, तो उसके अंदर अगर मान लीजिए आपने कुछ ऑब्जेक्ट भर दिए। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट भर दिए, एक बॉक्स ले लिया, वो बॉक्स को आप रोटेट कर रहे हो, किसी एक्सिस से गोल गोल घुमा रहे हो, तो बॉक्स के ऊपर तो एंगुलर वेलोसिटी अप्लाई होंगी, लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट आपने भर के रखे हैं, ठीक है, वो थोड़ी ना गोल घूमने वाले हैं, उसके ऊपर जो है वो लीनियर मोशन परफॉर्म करेंगे। उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट आपने अगर भर के रखे हैं, तो वो क्या करेंगे, लीनियर मोशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही आपके जो मास होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, वो लीनियर मोशन परफॉर्म करते हैं किसी भी बॉडी के। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। जब ये बॉडी रोटेट करती है, तो ये रोटेट करती हुई बॉडी की
काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके ऊपर कितनी काइनेटिक एनर्जी लगती है, ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करेंगे। नाउ अब यहाँ पे मान लीजिए है कि ये एक रिजिड बॉडी है जो रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, ठीक है, और इसका एक्चुअल मास जो है, पूरे बॉडी का मास अगर देखेंगे तो ये कैपिटल एम से शो कर देते। छोटे छोटे पार्टिकल का मास को हमने स्मॉल एम से शो किया था, और ये पूरे बॉडी का जो मास है उसे हमने कैपिटल एम से शो कर दिया। नाउ द बॉडी, रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू जेड जेड डैश, है ना, जो एक्सिस है जो पास हो रहा है इस बॉडी के थ्रू, उस एक्सिस का नाम क्या है, जेड जेड डैश, और ये इस ओ पॉइंट से पास हो रहा है इस बॉडी के, ऐसा मान लेते हैं इस ओ पॉइंट से ये पास हो रहा है। तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा ये बॉडी कैसे बनी हुई है, बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है, नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई बॉडी है, नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई बॉडी है, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल का मास क्या रहेगा, मान लीजिए m1, m2, m3, है ना, डैश 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 mn, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मास भी रहेंगे, बराबर है। और हर एक मास जो है पार्टिकल का, हर एक मास एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ मास का कितना रहेगा, डिस्टेंस ऑफ मासेस क्या रहेगा, r1 रहेगा, r2 रहेगा, r3 रहेगा, डैश 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 rn रहेगा, ठीक है। अब अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग डिस्टेंस है, कहाँ से, एक्सिस से, ठीक है। तो क्या करना है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। जब ये बॉडी रोटेट करती है किसी एक्सिस के अबाउट में, तो अपने को क्या करना है, इस एक्सिस के सराउंडिंग में जब ये बॉडी घूमती है, सराउंडिंग में नहीं बोलूंगा, उसके अबाउट में, यानी एक्सिस पास हो चुकी है तो उसके आजू बाजू में वो घूमेंगी, तो ऐसे जब घूमेंगी एक्सिस के द्वारा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, वो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमको निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी अपने को निकालना है। तो ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल, उसके मासेस, और ये हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस, ठीक है। अब अपने को देखना है कि भाई इसकी वेलोसिटी कितनी रहेंगी हर एक पार्टिकल की, हर एक मासेस की, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ मासेस अपने को निकालना है, ऑल द मासेस, ठीक है। तो वेलोसिटी जो रहेंगी वो अपने को निकालना है ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, या बोलो मासेस, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, पहले पार्टिकल के लिए मैं अगर निकालता हूँ, ये पहला पार्टिकल है, ये पहले पार्टिकल के लिए अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूँ, तो वेलोसिटी क्या रहेंगी, v1, वेलोसिटी क्या रहेंगी, v1। ये v1 की वैल्यू क्या रहेंगी, ये v1 की वैल्यू रहेंगी, फॉर्मूला आपको रिलेशन पता होगा, r1 इंटू ओमेगा, ठीक है, आपको ये रिलेशन पता होगा, r1 इंटू ओमेगा। दूसरे पार्टिकल के लिए लीनियर वेलोसिटी क्या होंगी, दूसरे पार्टिकल के लिए v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, ठीक है। तीसरे पार्टिकल के लिए क्या होंगी, v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा, बराबर। और सबसे लास्ट वाले पार्टिकल के लिए क्या रहेगी, ठीक है, अगर सबसे लास्ट वाले पार्टिकल के लिए निकालता हूं मैं लीनियर वेलोसिटी vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। इस तरीके से इसकी लीनियर वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालना मुझे, हर एक पार्टिकल की, ये हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालना है। कैसे निकालूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल की हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था इसको यू से भी शो कर सकते हैं आप। तो हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगी, चलो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल का ke1, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर, बराबर। अब इसके अंदर क्या करेंगे, v1 की वैल्यू हमारे पास है, v1 की वैल्यू क्या है, r1 ओमेगा, इसको पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ m r1 ओमेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए दोनों को स्क्वायर लग जाएगा। वैसे ही दूसरे पार्टिकल के लिए निकालते हैं, ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए हो गया, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्टिकल के लिए, फर्स्ट पार्टिकल के लिए था। सेकंड पार्टिकल के लिए क्या रहेगा, सेकंड पार्टिकल के लिए क्या रहेगा, सेकंड पार्टिकल के लिए क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्टिकल हाफ m v2 स्क्वायर, यहाँ पे v2 की वैल्यू पुट कर देते, v2 की वैल्यू ये है, तो हाफ m r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही तीसरे पार्टिकल के लिए क्या रहेगा,
ठीक है। तो अपने को पता ही है ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए अपन निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगी, काइनेटिक एनर्जी KEN हाफ m Vn स्क्वायर, और Vn की वैल्यू क्या है, ये Vn की वैल्यू है वो रख देते हैं, हाफ m Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हमने ये लिख लिया ना। इसके आगे तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से लिखना है। अब इसके आगे क्या करना है, हमको ये सभी पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी का सम करना है, तभी जाके अपने को क्या मिलेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ये सभी पार्टिकल की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएंगी, सभी पार्टिकल की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएंगी। अब उसको निकालने के लिए मुझे ये सारी चीजें मिटाना पड़ेगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ये है, ये है, ये है, मैं इसको बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है, या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर देखते हो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे, है ना। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी पूरे बॉडी की, ऑफ बॉडी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरीके से लिखेंगे टोटल, और ये हो जाएगा KE1 प्लस KE2 प्लस डैश प्लस KEN, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे इसकी वैल्यू क्या है भाई, पहले वाले की हाफ m R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वो तो मिटा दिया मैंने, यहाँ पे था, ये दूसरे का यहाँ पे है, ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ ताकि लिखने के लिए जगह बन जाए। प्लस दूसरे के क्या है, हाफ m R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तीसरे का क्या हो जाएगा, हाफ m R3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश। लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, हाफ m Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसमें से क्या कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल लो। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसमें से हाफ और m और ओमेगा कॉमन निकलता है, बराबर है। ओके सॉरी, एक जगह गलती हो गई, यहाँ पे अपने को m1 लिखना चाहिए था, ठीक है, m1 m2 m3, क्योंकि अलग अलग मास का है ना, m1 m2 m3, इसके पहले वाले में भी चेंज कर लीजिएगा, m1 m2 m3 लिख लेना, और यहाँ पे रहेगा mn, बराबर है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे m1 m2 m3 इस तरीके से लिखना है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा हाफ, और यहाँ पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर भी निकलेगा, ठीक है, कॉमन। तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस m3 R3 स्क्वायर प्लस डैश mn Rn स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहेगा। अपने को पता है, इसका पहले ही देखा था, ये क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, वी नो दैट, हमको पता है ये, वी नो दैट, क्या पता है हमको कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि नहीं। m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस m3 R3 स्क्वायर प्लस डैश mn Rn स्क्वायर, ठीक है। ये जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसलिए इसके जगह मैं क्या कर लेता हूँ, आई पुट कर देता हूँ। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ओमेगा स्क्वायर, और उसकी जगह पुट कर दिया मैंने आई, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये बन गया ना, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल दिया। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट इज द हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने मास को रिप्लेस कर दिया, मास को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ओमेगा के साथ, ठीक है। सॉरी, हमने आई को रिप्लेस कर दिया, मास को रिप्लेस कर दिया आई के साथ, आई के साथ, मास को हमने आई के साथ या फिर ओमेगा के साथ, जो भी है वो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया आपको, हमने आई को क्या कर दिया, ये ओमेगा जो होता है, ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा V अपॉन आर, ठीक है, V अपॉन आर हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू V अपॉन आर। लेकिन m की जगह क्या है, हाफ mv स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, m इंटू आर होता है, यहाँ पे m इंटू आर। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि मास यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, मास की जगह अभी यहाँ पे दूसरी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, मास की जगह यहाँ पे क्या हो गई, दूसरी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है।
तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से टोटल काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड आउट करते हैं इस रोटेटिंग बॉडी के ऊपर से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से रोटेटिंग बॉडी का, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं आपको लिख के देता हूँ। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि भाई एक तो बात समझ में आ गई, काइनेटिक एनर्जी जो है इस रिजिड बॉडी की वो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करती है और उसके एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, और उसके मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है और उस पार्टिकल्स का, हर एक पार्टिकल के डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है एक्सिस से। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कोई रिंग है, एक यूनिफॉर्म अगर रिंग है, वो यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ पे जो एक्सिस है, इसलिए जो अभी मैं बता रहा हूँ उस यूनिफॉर्म रिंग में जो एक्सिस रहेगा उसे हमको इमेजिन करना पड़ेगा। मान लीजिए ठीक है, क्या होगा, एक यूनिफॉर्म रिंग है इस तरीके से, इस रिंग के अंदर से अगर कोई एक्सिस यहाँ पे पास हो रही है, इस तरीके से कोई एक्सिस अगर पास हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे रिंग इस तरीके से रोटेट कर रही है, इसके ऊपर एंगुलर वेलोसिटी रहेंगी ओमेगा इस तरीके से, और ये रिंग जो है इस तरीके से घूम रही है। ठीक है, इसको नाम दे दे जेड, जेड डैश जो भी है, ये रहेगा सेंटर ओ। अब यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या माना जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, अगर इसका यूनिफॉर्म रिंग का अपने को अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमको इसके हर एक छोटे छोटे पार्ट का मास अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट का मास, इसका मास कितना हो गया, रिंग के छोटे से पार्ट का मास dm1। ठीक है, यहाँ पे छोटे से पार्ट का मास क्या हो जाएगा dm2। ऐसे बहुत सारे ऐसे रहेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे, तो उसका हम क्या कर लेते हैं, मास छोटा छोटा मास निकाल लेते हैं, dm1 dm2। तो स्मॉल लेवल पे भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से रह सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन ऑफ r² इंटू dm। ठीक है, dm की जगह मैंने dm लिख दिया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बोले तो सबका क्या हो जाएगा, समीशन है ना, सबका समीशन मतलब इंटीग्रेशन। हम बिना इंटीग्रेशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। आप ध्यान में रखो, समेशन बोलो या इंटीग्रेशन बोलो, इसके बिना हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। तो द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द यूनिफॉर्म रिंग फ्रॉम द सेंटर, तो क्या हो जाएंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस रिंग के लिए क्या निकाल सकते हैं, अगर किसी सेंटर, रिंग के सेंटर में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पास होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा mr²। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr²। यहाँ पे अगर आप देखते हो, ठीक है, कि इसका जो शेप है अपने को देखना, इसकी जो थिकनेस है, ये रिंग की जो थिकनेस है, रिंग की थिकनेस को हमको निग्लिजिबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल रिंग है। ठीक है, रिंग जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, इसलिए उसके थिकनेस को हमको निग्लेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे रिंग का जो मास है, हर एक पार्टिकल का मास वो r इतने डिस्टेंस पे रहेगा, यानी उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो फिक्स रहेगा, क्योंकि रिंग यूनिफॉर्म है तो रेडियस कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है नहीं, रेडियस जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला आएगा mr², ये आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है।